ओके, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा गर्ल्स, ये भी आपका टॉपिक चल ही रहा है जिसमें आपने सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया था, उसकी इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था, देन इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन किया था, साइक्लिक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि चूँकि आपकी एप्लीकेशंस 4 एप्लीकेशंस हैं और ये काफ़ी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, तो इनमें से कोई सी एक एप्लीकेशन या 2 एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं, लेकिन पिछले वाला पोर्शन आपने पूरा का पूरा लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो वही बता रहे हैं कि आपके पास दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी जितनी हीट आप एंटर करते हैं उससे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, प्लस सिस्टम जो होता है वर्क डन परफॉर्म करता है ऑन इट्स सराउंडिंग्स। देन आगे वो कह रहे हैं कि आपके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है सजेस्ट द फॉलोइंग प्रोसेस दैट कैन बी यूज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। द प्रोसेसेस इन विच मतलब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, उन प्रोसेसेस में इन विच any one of the three terms of the equation is zero, the processes in which any one of the state variable of the system are held constant। मतलब अभी हम आगे देखेंगे उसमें क्या करेंगे, पी वी टी ये आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं, इनमें से किसी एक ना एक को हर एप्लीकेशन में हमने कांस्टेंट करना है और किसी ना किसी ऊपर हमने टर्म को, 3 टर्म्स होती हैं इक्वेशन में, ये वाली 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स को हमने किसी ना किसी को ज़ीरो करना है। तो इन टर्म्स को किसी ना किसी को हमने ज़ीरो करके या स्टेट वेरिएबल्स को कांस्टेंट करके हमने ये 4 एप्लीकेशंस प्रिपेयर किए हैं। सो आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये वाली प्रोसेसेस समझ आने चाहिए। ये ऊपर वाला पैराग्राफ जस्ट इन प्रोसेसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, व्हाट इज़ आइसोकोहेरिक प्रोसेस। आइसोकोहेरिक प्रोसेस में आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को हमने कांस्टेंट रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास की डेफिनेशन क्या है, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोहेरिक प्रोसेस। मींस जो हमारा जो सिस्टम है ये वाला, ये गैस सिस्टम है, गैस है, इसके बाद इसकी वॉल्स हैं, वॉल्स आपकी जो होती हैं नॉन कंडक्टिंग होती हैं, यानी इनमें से हीट बाहर नहीं निकल सकती, बेस कंडक्टिंग होती है और इसके ऊपर यहाँ पे पिस्टन लगी होती है। पिस्टन जो होती है एक मूवेबल लेड होता है जो कि ढकने की तरह से होता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। लेकिन चूँकि फिक्स्ड वॉल्यूम, आइसोकोहेरिक प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हमने वॉल्यूम कांस्टेंट करने का मतलब ये है कि अब हमने इसके ऊपर जो ये ढक्कन है, पिस्टन है, इसको फिक्स कर देना ताकि इसका वॉल्यूम फिक्स हो जाए। हमने वॉल्यूम इसका फिक्स करना है, ठीक। तो अगर हम इसका वॉल्यूम फिक्स कर दें तो इसके अंदर फिर जो प्रोसेस हो रहा होएगा उसको हम आइसोकोहेरिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि वो कह रहे हैं कि नाउ कंसिडर द गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर हैविंग अ कंडक्टिंग बेस एंड नॉन कंडक्टिंग वॉल्स एंड विद अ फिक्स्ड पिस्टन एट द एंड एज शोन इन द फिगर ए। यानी आपके पास ये जो है नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं जिनमें से हीट नहीं निकल सकती, कंडक्टिंग बेस है यानी इसमें से हमने हीट एंटर या लीव करवानी है, और इसके ऊपर ये फिक्स्ड पिस्टन है, यानी पिस्टन ऐसी है कि अगर हम हीट एंटर करें, गैस गर्म होने से प्रेशर एक्सर्ट करें ऊपर की तरफ, तो चूँकि इसकी पिस्टन फिक्स है, ये ढक्कन फिक्स्ड है, तो ये वर्क डन नहीं कर सकती गैस, इसके ऊपर ऊपर इसको पुश नहीं कर सकती, इसको उठा नहीं सकती, तो वर्क डन ज़ीरो होएगा। गैस इस पिस्टन के ऊपर कोई वर्क डन नहीं कर सकती, इसको ऊपर की तरफ पुश नहीं कर सकती। सो ये हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसकी जो वॉल्स हैं ये नॉन कंडक्टिंग है, बेस जो है ये कंडक्टिंग है, यानी यहाँ से हीट रिजर्वायर का मतलब ये हमने यहाँ से हीट एंटर करनी है, और जो ये गैस है ये फिक्स्ड है, इसके ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है इसको हमने फिक्स कर दिया, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया फॉर आइसोकोहेरिक प्रोसेस। ओके, अब चूँकि अब फर्दर वो कह रहे हैं लेट डेल्टा क्यू बी द heat delta Q be imparted to the gas is then heated at constant volume, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए और उस गैस को आपने हीट करना शुरू किया, नीचे से हीट देना शुरू किया। द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज फ्रॉम P1 to P2 while its temperature increases from T1 to T2। यानी आप यहाँ पे इसका टेम्परेचर पहले T1 था, ये देखें यहाँ पे आपने ग्राफ भी प्लॉट किया हुआ है, ये वॉल्यूम का ग्राफ है और ये प्रेशर का ग्राफ है। वॉल्यूम तो आपने इसमें फ़िक्स कर दिया, सो ये वॉल्यूम की सिर्फ ये एक वैल्यू है जिसके ऊपर हमारा ग्राफ सीधा ऊपर जाएगा, वॉल्यूम आगे पीछे चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब क्या हुआ, पहले प्रेशर P1 था गैस का, टेम्परेचर T1 था और वॉल्यूम V1 था। अब आपने नीचे से इसको हीट देनी शुरू की है,
यहाँ से आप इसको नीचे से डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड करिए। हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ गया, T2 बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये प्रेशर डालेगी इस पिस्टन के ऊपर। तो प्रेशर P1 से P2 हो गया, प्रेशर भी बढ़ गया। टेम्परेचर T2 हुआ है, प्रेशर P2 हुआ है, लेकिन वॉल्यूम V1 ही है। पहले भी वॉल्यूम V1 था, अभी भी वॉल्यूम V1 है, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ये वॉल्यूम एक्सिस है। वॉल्यूम एक्सिस जो है ये इसी पॉइंट पे वॉल्यूम एक्सिस V1 का V1 ही वैल्यू है। ये प्रेशर एक्सिस था। प्रेशर एक्सिस P1 से P2 तक इंक्रीज़ कर गया, इसका वैल्यू इंक्रीज़ कर गई। टेम्परेचर भी T1 से T2 तक इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिंस द सिस्टम नाइदर एक्सपैंड नॉर कॉन्ट्रैक्ट, वर्क इज नाइदर डन बाय द सिस्टम नॉर ऑन द सिस्टम, सो वर्क डन इज ज़ीरो। आइसोकोहेरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से सिस्टम कोई वर्क नहीं कर सकता, वर्क इज ज़ीरो। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन, यानी जितना हीट आप एंटर करते हैं उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, प्लस सिस्टम वर्क डन करता है। लेकिन आइसोकोहेरिक प्रोसेस में चूँकि वो वर्क डन नहीं कर सकता, उसको हमने ज़ीरो कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। जितनी हीट एंटर की है सब ने उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर दी है। ठीक, अच्छा, अब वो फर्दर वो कह रहे हैं दिस मीन्स दैट इन एन आइसोकोहेरिक प्रोसेस द एंटायर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड द प्रेशर and temperature of the gas will increase. On contrary, the removal of heat from the system under isocoheric condition will cause an equivalent decrease in the internal energy. अब वो कह रहे हैं कि अगर आप हीट रिजर्वायर से हीट को बाहर खींच लें, बाहर की तरफ खींच लें, तो उससे क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, अंदर ठंडक हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यानी ग्राफ पहले ऊपर उठ रहा था, फिर ग्राफ नीचे आ जाएगा, इसी लाइन पे ग्राफ नीचे आएगा। प्रेशर भी कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, P1 T1 पे वापस आ जाएगा। द ग्राफ ऑफ आइसोकोहेरिक प्रोसेस इज कॉल्ड एन आइसोकोहेर। ठीक है, आइसोकोहेर, ये आपने वर्ड याद करना है कि इसका जो ग्राफ होता है उसे आइसोकोहेर कहते हैं, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। एक पैरेलल लाइन, ये प्रेशर एक्सिस है, इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, शोन इन द फिगर। Okay, this is the first application of your first law of thermodynamics. The second application is isobaric process. Isobaric process, the thermodynamic process during which the pressure is kept constant, is called an isobaric process. ठीक है, so isobaric process कौन सा है, in which the pressure is kept constant. अच्छा, अब हमने ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर देना, यानी अब हमने अपने वॉल्यूम को फिक्स नहीं करना, वॉल्यूम को हमने वेरिएबल रखना है। मीन्स जो उसके ऊपर पिस्टन थी, वॉल्यूम फिक्स करने के लिए तो हमने पिस्टन को फिक्स कर दिया था, लेकिन अब कांस्टेंट प्रेशर में, आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर है, यानी ऊपर से जो आपने पिस्टन फिक्स की हुई है, जैसे कि ये जो पिस्टन लगी हुई है, इस पिस्टन के ऊपर आपने एक वेट रख दिया। फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया 10 पास्कल्स का। 10 पास्कल्स का आपने इसमें प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। अब वो 10 पास्कल से आपने कम ज़्यादा नहीं करना, दिस प्रेशर 10 पास्कल इज़ कांस्टेंट प्रेशर। अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे से हीट प्रोवाइड करनी है। जैसे हीट प्रोवाइड करेंगी, आपके पास गैस का यानी सिस्टम का टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। आपकी जो गैस है वो ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, थ्रू आउट ये प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, चूँकि प्रेशर आपने 10 पास्कल्स का ऊपर पिस्टन पे कांस्टेंट रखा हुआ है, तो जब बहुत ज़्यादा इंटरनल एनर्जी इस प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो पिस्टन है ये डेल्टा वी वॉल्यूम ऊपर चढ़ जाएगी, ऊपर मूव कर जाएगी। यानी ये जो गैस है ये अपने सिस्टम के सराउंडिंग्स के ऊपर वर्क डन परफॉर्म कर देगी और इस पिस्टन को अपर डायरेक्शन में पुश कर देगी, वर्क डन परफॉर्म कर देगी, वॉल्यूम ऑफ द गैस को इंक्रीज़ कर देगी। इतना वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, ये इतना वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया गैस का। सो दिस इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में आपने इस पिस्टन के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है, और जैसी आपकी जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस है वो इस एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर से ज़्यादा हो जाती है, तो गैस एक अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करने लगती है और डेल्टा वी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है गैस का, यानी गैस एक वर्क डन परफॉर्म कर देती है। तो दिस इज़ एन आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, से रीड करते हैं।
अब आपके पास वो कह रहे हैं आइसोबैरिक एक्सपेंशन ऑफ अ सिस्टम, एक्सपेंशन होती है उसको आइसोबैरिक एक्सपेंशन कहते हैं, इज़ ऑफन यूज टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, यानी नीचे से जो आपने हीट दी है उससे वर्क डन हो रहा है, पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है. प्रैक्टिकली ऑल हीट इंजन डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, यानी हीट इंजन्स जितने भी होते हैं गाड़ियों में लगे हुए होते हैं हीट इंजन्स, वो हीट को वर्क डन में यानी कि उस मोटर को चलाने में यूज़ होते हैं. We consider the gas contained in a cylinder having a conducting base and non-conducting walls and frictionless piston of cross-sectional area A as shown in the figure. Let V1, T1 and P be the volume, pressure and temperature and pressure of the gas. अब देखिए वॉल्यूम के साथ V1 लगा हुआ है, T1 लगा हुआ है, लेकिन प्रेशर के साथ 1, 2 कुछ नहीं लगा हुआ क्योंकि प्रेशर इज़ कांस्टेंट है. जैसे यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था, अब आपका प्रेशर कांस्टेंट है. When the gas is heated, a certain amount of heat delta Q is transferred into the system and the gas expands and moves the piston outward. If the displacement of the piston is kept very small, the pressure of the gas will not change much and can be considered as constant. After expansion, the value of temperature and volume of the gas becomes T2 and V2. If the piston moves through a small displacement delta Y in the upward direction, the work done by the gas against the environment is given by. अच्छा, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू आपको पता है वर्क होता है फोर्स और डिस्टेंस एफ डॉट डी, ठीक है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है. सो वर्क डन इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड होता है वाई एक्सिस. सो डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट हुई है और एफ फोर्स अप्लाई की है गैस ने पिस्टन के ऊपर. F is the force exerted on the piston during the expansion. और ये कौन सी इक्वेशन होती है, आपके पास एक इक्वेशन होती है प्रेशर विच इज़ इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. सो फोर्स क्या बन जाती है, प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट, ठीक. सो योर फोर्स exerted by the gas on the system is a product of pressure and area. एरिया किसका है, ये पिस्टन का है, यानी जो ऊपर ढक्कन रखा हुआ है उसका एरिया है. ये जो पिस्टन है उसका एरिया है और ये प्रेशर है जो गैस उस पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. सो दिस इज़ अ फोर्स. सो इस फोर्स की वैल्यू को आपने वर्क डन में पुट कर दिया है पी ए और ये डेल्टा वाई, पी ए डेल्टा वाई. अच्छा, अब ये डेल्टा, हाँ, अब एरिया और डेल्टा वाई, जो एरिया और डेल्टा वाई ये क्या चीज़ होता है, ये वो होता है वॉल्यूम. मतलब अगर मैं इसका ये बनाऊँ आपका इसकी वो एक डायग्राम बनाते हैं. ये आपका है सिलेंडर और ये इसके ऊपर लगा हुआ है वो ढक्कन, ठीक है, पिस्टन है. और इस पिस्टन का एरिया कितना है, इसका एरिया है ए. ये जो ढक्कन लगा हुआ है इसका एरिया ए है. और जब गैस ने वर्क डन किया तो ये ढक्कन यहाँ पे आ गया और इसे कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, इसने डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट की अपर डायरेक्शन में, डेल्टा वाई की है. तो इस एरिया को जब डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई कर दें, यानी बेस को जब हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो दरमियान में वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है ये वॉल्यूम निकल आता है. तो वॉल्यूम जो होता है वो एरिया और डेल्टा वाई, जो डिस्प्लेसमेंट है एरिया और डेल्टा वाई, एरिया और डेल्टा वाई को मल्टीप्लाई कर दें, एरिया को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम निकल आता है इस रीजन का. सो अब ये एरिया और डेल्टा वाई जो था ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम यानी डेल्टा वी. सो वर्क डन जो होता है वो होता है पी डेल्टा वी. तो डेल्टा डब्ल्यू इज़ पी डेल्टा वी. इस वर्क डन को अब हमने अपनी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ में पुट करना है. ये where V1 is the initial volume, V2 is the final volume and delta V is the increase in the volume of the gas, and the work done by the gas which expand at constant pressure is delta W is equals to P delta volume. यानी प्रेशर कांस्टेंट ही है, उसके साथ डेल्टा नहीं लग रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उसके साथ डेल्टा वॉल्यूम लग गया और डेल्टा W. सो योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जितनी हीट आप एंटर करती हैं उतनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है प्लस वर्क डन होता है. तो वर्क डन तो पी डेल्टा वी के इक्वल आ गया, उसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने. अच्छा, अब ये कह रहे हैं द वर्क परफॉर्म बाय द एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग गैस कम्स फ्रॉम one or both sources, heat supplied to the gas and the internal energy of the gas. The graph of isobaric process is called isobar. ठीक है, आइसोबार, ग्राफ का क्या नाम है, आइसोबार है. विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस. यानी अब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर की एक पर्टिकुलर वैल्यू ये वाली, ये प्रेशर वाई एक्सिस पे इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम वेरिएबल है. पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था. अब उस प्रेशर
प्रेशर कांस्टेंट है, P1 है तो ये P1 ही होगा, ये P2 नहीं होगा, दिस इज़ P1, ये सही कर ले सब बच्चे। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर P1 है तो प्रेशर P1 ही रह रहा है। वॉल्यूम V1 पहले कम वॉल्यूम था, फिर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया गैस का, और टेम्परेचर T1 था, फिर टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि आप नीचे से हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ गया है, वॉल्यूम भी बढ़ गया है, लेकिन प्रेशर P1 और P1 ही रह रहा है, प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा। दिस स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस is an isobar. This is an isobar, right?